कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 2024 के लिए बहुत गंभीर है और इसीलिए राज्यवार संगठन की स्थिति की समीक्षा भी कर रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान ने बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यों में कांग्रेस की स्थिति की समीक्षा की। कांग्रेस नेतृत्व को चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कांग्रेस इन दिनों दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन कर रही है। आज कांग्रेस आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेगी। पहले कांग्रेस आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेगी। इसके बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट में मंत्रियों के साथ बैठक होगी। कल बिहार कांग्रेस के नेतृत्व में की गई बैठक में राहुल गांधी और खड़गे ने बिहार में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी मंथन किया गया। माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर ताल ठोक सकती है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में कहा यह जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है और सूत्र ये बता रहे हैं कि भजनलाल सरकार के जो विधायक हैं वो जल्द ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री पद, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब जोरों पर है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट में शामिल होने वालों में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण तय माना जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल और दोनों डिप्टी सीएम ने हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने उनके साथ मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित मामलों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक भजनलाल कैबिनेट पदों के लिए संभावित में बाबा बालकनाथ, शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, संदीप शर्मा, जवाहर सिंह बेदाम, महंत प्रताप पुरी का नाम शामिल है। बिहार की बात करते हैं। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर वहां की सियासत गर्म है। जनता दल यूनाइटेड ऐसी खबरों का खंडन कर रही है, लेकिन बीजेपी इसी बात को लेकर जेडीयू पर हमलावर है। बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। माना जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। उससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर है और भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रही है। ललन सिंह जी से 28 तारीख को, 29 तारीख को जनता दल की कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक। उधर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर जेडीयू पर तंज कस रही है। और ललन जी उस पार्टी में है क्या बात, क्या टेकर था। लोग पूरी तरह लालू प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस रूप में आए लड़ेंगे। खबर ये भी है कि ललन सिंह ने खुद नीतीश कुमार से पार्टी के राष्ट्रीय पद से मुक्त होने के लिए आग्रह किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे लोकसभा चुनाव होने तक पद पर बने रहने को कहा था। उत्तर प्रदेश में हो रही पुलिस की भर्ती में आयु सीमा की छूट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी राहत वाली खबर आई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। कांस्टेबल के 60,244 पद खाली भरे जाएंगे। यूपी में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती होगी। सामान्य वर्ग के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6,024, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 22 साल थी, जिसे बढ़ा करके 25 साल कर दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी अन्य वर्ग को 5 साल की छूट मिली है। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने युवाओं के भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय किया और 3 साल का
छूट का रिलैक्सेशन पुलिस भर्ती में दिया, इसके लिए मैं उनका एक बार फिर आभार और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर जाएंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि जवानों से मिलकर वो उनका हौसला भी बढ़ा सकते हैं। दिसंबर को पुंछ में आतंकियों की कायराना हरकत से सेना के 4 जवानों का सर्वोच्च बलिदान हुआ था। सेना प्रमुख के दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजौरी और पुंछ जाएंगे, जहां आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान रक्षा मंत्री न केवल हालात का जायजा लेंगे, बल्कि अधिकारियों से आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे। रक्षा मंत्री 16 कॉर्प्स कमांडर के अधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे। सूरनकोट में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घने जंगल के बीच आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करने वाले हैं और देश भर से बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल होंगे। महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसे करते है क्या? जो भी होता है अपने आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कमाते होंगे। इस साल 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 नवंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर को लाभार्थी से संवाद कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हाल ही में वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन तक इस कार्यक्रम में लाभार्थियों के साथ संवाद किया था। सेंटर कब से शुरू? सेंटर 3 साल हो गए। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। देते हैं। चलिए बड़ी खबर बता दें, जयपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां एक युवती की हत्या कर दी गई है कार से कुचलकर। जयपुर में एक युवती की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवती क्लब से पार्टी करके निकली थी, जिसके बाद 2 अलग अलग कपल्स के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मंगेश नाम के आरोपी ने युवती की कार से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतका मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और जयपुर में रहकर इवेंट का काम करती थी। जवाहर सर्किल क्षेत्र के गिरधर मार्ग के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ये पूरी घटना है, कब की है, क्या जानकारी अब तक है? जी, ये घटना मंगलवार तड़के की है और इसमें उमा सुखार नाम जो महिला है उसे एसयूवी से कुचला और मंगेश अरोड़ा नाम का एक शख्स है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल उमा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी और अपने एक साथी राजकुमार जो उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है, ये जब रात को यानी कि मंगलवार की रात को ये पार्टी करने के बाद सुबह जब कैब बुक करके जाने लगे तब मंगेश ने युवती के साथ अभद्रता की और कैब का जो कांच है उसको बेसबॉल के बैट से तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो उनसे अभद्रता करने लगा। जब राजकुमार ने उसे रोका तो उसके बाद मंगेश ने अपनी एसयूवी के जरिए राजकुमार और उमा सुथार उन दोनों को कुचलने की कोशिश की। घटना में राजकुमार बच गया है लेकिन उमा सुथार की मौत हो गई है और इसी के साथ अब राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर अब फिर से सवाल उठने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की है। कहा जा रहा है पहलवानों से मिले राहुल गांधी। हरियाणा के झज्जर जाकर राहुल ने मुलाकात की है पहलवानों से। छारा गांव में राहुल की पहलवानों से बातचीत, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहलवान दीपक पूनिया का गांव है छारा और प्रदीप हमारे साथी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। प्रदीप, आप झज्जर पहुंच करके राहुल गांधी ने पहलवानों से वहां पर बातचीत की है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अल सुबह अचानक झज्जर जिले के छारा गांव पहुंचे हैं। छारा गांव
ओलंपियन खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, और इतना ही नहीं दीपक पुनिया भी इसी अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे। यही अखाड़े में पहुंचकर सीधी मुलाकात की है खिलाड़ियों से, खिलाड़ियों के साथ रूबरू हुए हैं। खिलाड़ियों के साथ उन्होंने रनिंग की है, जंपिंग की है, काफी सारी एक्सरसाइजें भी उन्होंने की है। और खिलाड़ियों का जो रहन सहन है, किस तरीके से खिलाड़ी सुबह उठकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने जो है वो करीब से महसूस की। इतना ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने खाना भी खाया है खिलाड़ियों के साथ बैठकर, और यहाँ पर रस्सा चढ़ना, जंपिंग करना, खेलकूद सारी गतिविधियां उन्होंने की हैं। अल सुबह अचानक जो राहुल गांधी हैं यहाँ पर पहुंचे थे और खिलाड़ियों से मुलाकात की है। दरअसल राहुल गांधी पिछले लंबे समय से अचानक ही अपने टूर प्रोग्राम बनाते हैं, और एक तरफ जहां खिलाड़ियों का विवाद चल रहा है कुश्ती संघ को लेकर या फिर सरकार के बीच जो मतभेद चल रहे हैं, अपना जो सम्मान है खिलाड़ी वो भी वापस कर रहे हैं, तो इसीलिए खिलाड़ियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे और खिलाड़ियों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान बजरंग पुनिया जो खिलाड़ी हैं उनका राष्ट्रीय, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। अच्छा, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया दोनों वहाँ पर मौजूद थे। प्रदीप, उनसे बात की है राहुल गांधी ने, और ये पहले से कार्यक्रम नहीं था क्या? ये अचानक पहुंचे राहुल गांधी वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम जो है अचानक बनाया गया था। सुबह अचानक ही जो है राहुल गांधी झज्जर के छारा गांव पहुंचे हैं, बहादुरगढ़ के साथ लगता ही गांव पास में ही पड़ता है। धुंध थी, कोहरा था, बेहद सर्दी का मौसम था, इसके बावजूद राहुल गांधी अल सुबह खिलाड़ियों के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ ही उन्होंने जो है खेल की प्रैक्टिस को देखा है, रनिंग की है, जंपिंग की है, काफी सारी एक्सरसाइजें उन्होंने खिलाड़ियों के साथ की हैं फिलहाल। बिल्कुल। और प्रदीप, देखिए ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं अब ये स्टैंड विपक्ष का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक बहुत बड़ा कोई स्टैंड विपक्ष नहीं ले रहा था कि जाके खिलाड़ियों से मिलना है या बातचीत करना है, लेकिन अचानक ये राहुल का यहाँ पर पहुंचना राजनीति में बवाल मचा सकता है। दूध बादाम ने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण पर भी बात, उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ हटे पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। अखाड़े में क्या क्या किया? इस पे रहने दो। अखाड़े में क्या क्या किया राहुल गांधी के साथ? वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बना के उन्होंने, हाँ कुश्ती की उन्होंने, एक्सरसाइज की। बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो देखिए वहां पर क्या बातचीत हुई है, बजरंग पुनिया बता रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत मुझसे हुई, लेकिन वो खिलाड़ियों का जीवन देखने के लिए आए थे, किस तरीके से खिलाड़ी रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पूरा शेड्यूल होता है, इन्हीं तमाम चीजों पर बात हुई। और सरकार के साथ पहलवानों का जो विवाद चल रहा है उस पर अब तक कोई बात बोलते हुए यहाँ पर बजरंग पुनिया नहीं सुनाई दिए। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि राहुल गांधी जाहिर तौर पर अब जब पहुंचे हैं, विपक्ष का खुलकर अब स्टैंड भी सामने आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ से राजनीति में बवाल आ सकता है? क्या अब इसको लेकर एक विवाद बढ़ सकता है कि पूरे मामले को राजनीति की तरह, राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है और इसे बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाना चाहता है? जी बिल्कुल, विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहता है, ये तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, खिलाड़ियों से भी मुलाकात की थी, उनका दुख जब जाना था। समय तक जब खिलाड़ी धरना दे रहे थे तो उसके उनसे भी बीच में मुलाकात करने पहुंचे थे, और अब एक बार फिर से खिलाड़ियों के बीच आना और वहीं पर आना जहाँ पर जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्हीं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है, बातचीत की है, और खुलकर जो खिलाड़ी का सुबह का रूटीन होता है वो बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की है। तो राजनीति में बवाल भी इससे मच सकता है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से स्टैंड लेकर खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और सरकार से जो पुरजोर मांग भी की जा रही है। हालांकि जब मीडिया ने राहुल गांधी से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ जो है इनकार कर दिया। प्रदीप, आखिरी सवाल, क्या अभी राहुल का वहां पर कोई और कार्यक्रम है, कोई शेड्यूल है?
जी नहीं, फिलहाल किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी जो है अखाड़े से राहुल गांधी निकल गए हैं और अब दिल्ली की तरफ वो रवाना हुए हैं। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था, ना ही पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम था। सुबह अचानक ही राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं और एकदम से झज्जर के छारा गांव पहुंचे हैं और यहाँ खिलाड़ियों से मुलाकात की। हरियाणा के झज्जर के छारा गांव अचानक ही पहुंचे राहुल गांधी, वहां पर पहलवानों से बातचीत की है। देखिए, WFI और पहलवानों के बीच में विवाद के बीच राहुल गांधी का यहां पर पहलवानों से मिलना बहुत बड़े संकेत देने की कोशिश है। राहुल गांधी ने पहलवानों से बातचीत यहां पर की है, बजरंग पूनिया से भी उन्होंने बातचीत की। रिएक्शंस भी जो सामने आए वहां से वो हमने आपको सुनवाए। छारा गांव में पहलवानों से बातचीत और उनका पूरा रूटीन किस तरीके से रहता है ये जानने की कोशिश वहां पर की राहुल गांधी ने। ये बात वहां से सामने आई, हमारे साथी प्रदीप ने भी बताई। शुक्रिया प्रदीप आपका पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम का क्या हाल है ये आपको बता दें। यहाँ विजिबिलिटी बेहद कम है, घने कोहरे की चादर में इस वक्त दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से भी कोहरे को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताएं आपको कि मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग पर विजिबिलिटी 100 मीटर जबकि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 125 मीटर दर्ज की गई है। और इसके साथ ही देखिए क्या हाल है दिल्ली एनसीआर में, वो भी तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आप अलग अलग जगहों की दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा है, कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 है और कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। लगभग जो अब तक जानकारी आ रही है कि 80 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो अब तक अपने समय से देरी से चल रही हैं या उनके शेड्यूल में बदलाव किया गया है। हवाई सेवा पर भी इस कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 110 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो अब तक उनके शेड्यूल में बदलाव की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि घने कोहरे की वजह से हवाई सेवा पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 है, 100 मीटर से कम की भी विजिबिलिटी कई इलाकों में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से अब लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, हमारे अलग अलग साथी अलग अलग हिस्सों से आपको ताज़ा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभी ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है, विजिबिलिटी कितनी है और देखिए कौन कौन से वो इलाके जहां पर ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है आने जाने में। सीधे रुख कर लेते हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। वो इंडिया गेट से आपको जानकारी देंगे। साथ ही शक्ति सिंह गाजियाबाद से आपको अपडेट करेंगे कि इस वक्त वहां पर मौसम का हाल किस तरीके से बना हुआ है। अंकित गुप्ता नोएडा से हमारे साथ हैं और सबसे पहले अहमद बिलाल का ही रुख कर लेते हैं। बिलाल, कहां पर आपकी मौजूदगी और इस वक्त क्या है ताजा अपडेट मौसम को लेकर? कितनी है विजिबिलिटी आपके आसपास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और दिल्ली एनसीआर पर आज सुबह से ही कोहरे के रूप में जो सफ़ेद आफत आन पड़ी है उसकी बानगी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले आपको विजिबिलिटी के तौर पे मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ सबसे पहले कि किस तरीके का कोहरा जो है वो छाया हुआ है दिल्ली के आसमान पर। कोहरे की चादर में इस वक्त पूरी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके जो हैं वो लिपटे पड़े हैं और सफदरजंग पर मौसम विभाग के मुताबिक जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर के करीब जो है वो आकी गई है और सफदरजंग वो इलाका मानक केंद्र जो है वो पूरी दिल्ली का मानक माना जाता है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अगला कदम रखना भी जो है वो मुहाल हो रहा है क्योंकि कोहरा की जो चादर है वो इतनी ज़्यादा घनी है और इसीलिए भी मौसम विभाग की तरफ से जो है वो आज कोहरे की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोगों को घरों से निकलने से पहले जो है वो सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और जिन लोगों के ड्यूटी की वजह से काम की वजह से जो है वो सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है उन्हें जो है वो आज सुबह जो है वो ज़रूर खासी मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सड़क यातायात भी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा जो है वो प्रभावित हुआ है। जो सूर्योदय का वक्त है वो 7:12 है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ियों के हेडलाइट्स पार्किंग लाइट्स हैं वो अभी तक जो है वो देखी जा सकती है। और इसके अलावा रेल यातायात की बात करें तो दिल्ली में आने वाली 25 रेलगाड़ियां जो है वो तकरीबन 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे के बीच की देरी से जो है वो चल रही हैं और इसकी साफ वजह जो है वो वही है, कोहरा है, कोहरे की चादर है। और ऐसी ही तस्वीर जो है जैसे कि हम इस वक्त आपको इंडिया गेट पे दिखा रहे हैं, अगर हम कोशिश करें इंडिया गेट दिखाने की, मेरे कैमरा पर्सन अनिल से मैं कहूंगा कि एक बार वो जूम करके दिखाना चाहें, लेकिन वो इंडिया गेट जो है वो दर्शकों को इस वक्त नहीं नजर नहीं आएगा क्योंकि जो इंडिया गेट है वो इस वक्त कोहरे में जो है वो लिपटा पड़ा है, धुंध की चादर में जो है वो लिपटा पड़ा है। जी
ठीक है बिलाल, और देखिए जैसा आप दिखा रहे हैं कि इंडिया गेट को भी हम नहीं देख पा रहे हैं, और देखा जाए तो अगर नोएडा की स्थिति हम देखें सुबह तो वहां विजिबिलिटी बहुत कम, हम सब लोग नोएडा में हैं और जब ऑफिस के लिए पहुंच रहे थे तो आज हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अंकित, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या स्थिति है, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं नोएडा से दिल्ली के रास्ते में हूं, क्योंकि अमूमन ये वो वक्त होता है जब हम लोग घरों से निकलते हैं और जो है इंडिया गेट की तरफ आते हैं, सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं, जहां पर जो तमाम नेताओं से और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें क्या, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, वैसे तो छुट्टियों का जो मौसम शुरू हो चुका है, यानी यूँ कहूँ कि स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, दफ्तरों में लोग लॉन्ग वीकेंड पे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोहरे की मार है और कोहरे की मार की वजह से गाड़ियाँ धीमी रफ्तार से चल रही हैं। मैं 10 सेकंड का और वक्त लूंगा और दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जब इस वक्त मैं जो उस हाईवे पर हूं, NH24 पर, ये वो रास्ता है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो किस तरीके से घने कोहरे की चादर में पूरा ये NCR इस वक्त लिपटा हुआ है। चारों तरफ एक जो है सफेद चादर सी है, यहाँ तक कि आपको जो है 50 से 100 मीटर दूरी पर भी देखने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से जो तमाम जो है गाड़ियां हैं वो पार्किंग इंडिकेटर जला के चल रही हैं। ये एक तरह से अलर्ट देने की कोशिश है और इसी वजह से हम भी इस वक्त अपनी गाड़ी में पार्किंग इंडिकेटर के साथ में ही चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे सुरक्षित यही कहा जाता है कि जब भी इस तरीके का घना कोहरा हो, आप पार्किंग इंडिकेटर जला करके आगे बढ़े, जिससे कि दूर से ही अंदाजा लग सके। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा ना कि इस वक्त जो है ट्रैफिक सड़कों पर आपको काफी धीमी रफ्तार से चलता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह यही है क्योंकि कोहरे ने एक तरह से रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है और आपको 50 से 100 मीटर ज्यादा दूर देखना मुश्किल है। और इसी वजह से अब जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीरे धीरे करके सुस्त होती जा रही है। और फिलहाल अगर हम अगर आप तस्वीर थोड़ा सा दिखा सके बाहर कि किस तरीके से अगर आप जो 50 से 100 मीटर दूर भी देखने की कोशिश करते हैं तो आपको सिर्फ एक घनी चादर नजर आती है, सफेद चादर, कोहरे की चादर। और ये आलम अभी अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान देखने को मिल सकता है और उसी का असर है कि इस वक्त जो है दिल्ली में जो भी लोग घरों से निकल रहे हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि अगर वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं से भी कम वहाँ पर विजिबिलिटी है, ये जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत धीमी रफ्तार के साथ गाड़ियां वहां पर आगे बढ़ रही हैं जहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है। गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, वहां पर भी क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली NCR तो पूरा घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आसपास दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के जितने भी हाईवे हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, NH9 हो, उन सभी पर इस समय सफ़ेद चादर यानी कि जो कोहरे की मार है वो देखने को मिल रही है। और जो विजिबिलिटी है वहाँ की अगर बात की जाए तो वो बेहद ही कम है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं वो दिल्ली शाहदरा रोड है और इस रोड पर आप आपको दिखा रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। जो गाड़ियों की लाइटें हैं वो जली हुई हैं, क्योंकि जब आगे की तरफ जब हम चलते हैं, बढ़ते हैं तो डीपर का प्रयोग करना पड़ता है अगर घना कोहरा है तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है। सुबह का वक्त है और 8:45 भी इस समय बज चुके हैं। इस समय अगर बात की जाए तो ज़्यादातर कोहरा हट जाता है, लेकिन ये वो समय है जिस समय जो लोग हैं जो घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें निकलना ही होता है, उन्हें अपने ऑफिस पहुंचना पड़ता है, गंतव्य पे पहुंचना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त किस तरह के यहाँ पर हालात है, किस तरह की यहाँ पर तस्वीर है। जो कि कोहरा है वह काफ़ी है और जो ठंड है वह ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर और दिनों की बात की जाए तो और दिनों के मुकाबले जो आज ठंड है वह काफ़ी देखने को मिल रही है। अगर ठंड की बात की जाए तो जगह जगह लोग अलाव भी जलाकर बैठे हैं कि सुबह के वक्त से ही, ये सुबह 4 बजे से ही लगातार जो कोहरा है वो कोहरा पड़ना शुरू हो गया था और अब तक भी जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम है। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनों की रफ्तार भी बेहद ही कम है। सुबह के वक्त अगर गाजियाबाद से बात की जाए, दिल्ली की तरफ जाने वाली जो EMU ट्रेन है उनकी रफ्तार भी काफ़ी धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ काफ़ी लोग जाते हैं जो कि सुबह सुबह अपने ऑफिस दफ्तर के लिए जाते हैं। दिखाई दे रही हैं और देखिए तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह में भी लोग अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करके ड्राइविंग कर रहे हैं। बिलाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल, क्योंकि जो एरिया है इंडिया गेट का, वहां पर काफी ट्रैफिक होती है और इस वक्त ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि विजिबिलिटी और कम हो गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग जो कि मानक केंद्र है, वहां पर विजिबिलिटी जो है वो पहले 100 मीटर थी 5:30 बजे सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन अब जो विजिबिलिटी यानी दृश्यता है वो 50 मीटर के करीब जो है वो आ चुकी है। लेकिन जानी साफ तौर पर जो कोहरे की चादर है वो और घनी जो है वो होती जा रही है। और जहां तक इसकी जो दिक्कतें हैं वो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बेहद कम हो गई है। और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनकी कोशिश भी यही है, क्योंकि छुट्टियों के बाद जो है वो कल पहला वर्किंग डे था, कार्य दिवस था, और ऑफिस आवर्स पे हमने देखा था कि जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जो सड़कें हैं, जो चौड़ी सड़कें हैं, हाईवे, उनको एक तरफ से बंद करके जो है वो दूसरी तरफ से गाड़ियां जो है वो आगे की तरफ छोड़ रहे हैं, ताकि सड़कों पर एक वक्त पर जो है वो गाड़ियां की जो संख्या है वो कम हो सके, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना से जो है वो बचा जा सके। जैसा कि अक्सर जो है वो प्रशासन की बात करें बिलाल, तो वो यहाँ पर चौकस दिखाई दे रहा है और लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट करने के लिए। अब देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद जया, आपने मौसम की बात की, कोहरे की बात की। मौसम तो खैर बदला ही हुआ है, लेकिन राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। सारे राजनीतिक दल उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी मैराथन बैठकें कर रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो जो मुख्य और सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, वो भी सत्ता में आने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। उसको मालूम है 10 साल से वो विपक्ष में है और सत्ता में आने के लिए उसे कुछ बहुत विशेष करना होगा। बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक चक्रव्यूह बनाना होता है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जहां सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मंथन में जुटा है, तो कांग्रेस भी 24 विजय के लिए मंथन में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मंथन किया, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों और नीति को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में अनुशासनहीनता को लेकर राहुल गांधी ने नेताओं को चिताया। राहुल ने सख्त हिदायत देते हुए चेतावनी दी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत दी कि वो पार्टी के नेतृत्व को हल्के में न लें। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने नेताओं से जी जान से तैयारी में जुट जाने के भी निर्देश दिए। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनके निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू थे। बीते दिनों पंजाब कांग्रेस में तकरार की खबरें सामने आई थी। मेन बात ये हुई है, अभी जो डिसिप्लिन है, आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी ने भी उस पर जोर दे के कहा है भाई इनडिसिप्लिन कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन रखना होगा। आज की मीटिंग के अंदर आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा, कौन कौन लोग उसके अंदर किस किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, किस प्रकार की तैयारी है, बूथ को लेकर, जिला को लेकर, ब्लॉक को लेकर, उसके ऊपर बात हुई है। और हर साथी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। डिसिप्लिन किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन सख्ती से लागू भी किया जाएगा। जिस तरीके के कई बार हमारे कोई इंडिविजुअल बयान आते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान रखेगा। उसके लिए भी ये बात हुई है कि जो डिसिप्लिन है बहुत ज़रूरी है, इसको कायम किया जाएगा और सबको कह दिया जाएगा बस। कांग्रेस ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि नेताओं की गुटबाजी लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के लिए अहम राज्य रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नेता आप के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। लीडरशिप की तरफ से सीएलपी और पीसीसी से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने विचार रखे, उन्होंने सुन लिए हैं, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। कैसे चुनाव लड़ना है, संगठन को मजबूत कैसे करना है, पार्टी में क्या क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर करना है, ये तमाम सी चीजें चर्चा में रही। और मेरे को लगता है कि सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और लीडरशिप ने बहुत उसको ध्यान से सुना। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर आप ने पंजाब में सरकार बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में 8 सीटें मिली थी। शिरोमणि अकाली और भारतीय जनता पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं।
पंजाब के अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ भी मंथन किया। बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल थे, जिन्हें बारी बारी से सुना गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई। इसका एक प्रोसेस है और मैं बता दिया कि 29 तारीख को जो अलायंस कमेटी बनी है AICC की, उसके सामने सीटों पर जाके चर्चा करनी है और 29 तारीख को जाके हम अपनी बात रख देंगे PCC के तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलें और जीतने वाली सीटें मिलें। बिहार में सीट बंटवारा कांग्रेस के लिए इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि RJD और JDU प्रदेश में पहले से ही मजबूत स्थिति में है। 2019 में बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में 17 सीटें बीजेपी के खाते में गयी, जबकि 16 सीटों पर JDU ने कब्जा किया था। 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी LJP ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में RJD का खाता भी नहीं खुला था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के उलट इस बार बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में राज्य की 40 लोकसभा सीट काफी अहमियत रखती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में है। कांग्रेस आलाकमान आज हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 2024 की चुनावी तैयारियों, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान मंथन करेंगे। तो मीटिंग हमारी कोऑर्डिनेशन की है कि लोकसभा इलेक्शन में हमने कैसे लड़ना है, वो तो जो वरिष्ठ नेता हमें आदेश देंगे उसको मानेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करारी पराजय के बाद कांग्रेस का हिंदी पट्टी से लगभग सफाया हो गया है। उत्तर भारत और हिंदी पट्टी मिलाकर कांग्रेस के पास सिर्फ हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार है, जबकि बिहार और झारखंड में वो सहयोगी दलों के साथ सरकार का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस का जोर अगले साल होने वाले चुनाव में बड़ी जीत पर है।